नमस्ते प्यारे साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संघीय विधायिका। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। भारत में कैसा सिस्टम है गवर्नेंस का? सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इंडिया फॉलोज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे यानी कि केंद्रीय स्तर पे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम का सरकार है, गवर्नमेंट है, विच इज़ इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश मॉडल। जैसे ये कि ब्रिटिश मॉडल से इंस्पायर्ड है। क्यों इंस्पायर है? क्योंकि भारत में 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया था। जैसे ही देश आज़ाद हुआ था, देश के नेताओं ने सोचा कि जो सिस्टम चला आ रहा है, जिससे कि देश के लोग पहले से फेमिलियर है, जानते हैं, उसी सिस्टम को चलाने में ज़्यादा आसानी होगा। नया सिस्टम लाने से देश के अधिकतर लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, जिसके लिए बहुत सारा प्रशासन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए उन लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही चलाना सही समझा। तो चलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, इस पे हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम 3 तरह से काम करता है। एक है मेकिंग लॉज, दूसरा है फॉर्मिंग द गवर्नमेंट और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। तो क्या क्या काम है? लॉ बनाना पहला काम है, जिसमें कि मेनली डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और नए लॉ बनते हैं और मॉडिफाई होते हैं पुराने लॉज। यही मेन काम है पार्लियामेंट का, हमारा प्राइमरी फंक्शन यही है, लॉ बनाना। अगला काम है पार्लियामेंट का हमारा फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करता है? जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसके बाद जो पार्टी मेजोरिटी में होता है, जिसको मेजोरिटी मिलता है, उसी का सरकार बनता है और लीडर ऑफ द पार्टी बिकम्स प्राइम मिनिस्टर एंड ही सेलेक्ट्स अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो लीडर ऑफ द पार्टी होता है, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलता है, उस पार्टी का जो नेता होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, या फिर वो जिसे चाहेगा उसे प्राइम मिनिस्टर बना सकता है और वो फिर बाकी लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा। पहला काम हो गया पार्लियामेंट का लॉ बनाना। लॉ कैसे बनता है? डिबेट करके, डिस्कस करके, ठीक है, और पुराने लॉ को मॉडिफाई करके। दूसरा काम है सरकार बनाना, ये हम लोगों ने देख लिया। और तीसरा काम है अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट जो है, जो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर बने हैं, दूसरे मिनिस्टर्स, उनको अकाउंटेबल बनाता है। कैसे अकाउंटेबल बनाता है? जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा या उनके मिनिस्टर्स रहेंगे, उन लोगों को पार्लियामेंट में आकर के आंसर देना पड़ेगा। पार्लियामेंट में विशेष करके लोकसभा में कोई भी काम अगर करेगा, अगर वो बढ़िया काम किया है तो पार्लियामेंट में उन्हें प्रेज मिलेगा। अगर वो लोग ऐसा काम किए हैं जिससे देश को बड़े लेवल पे नुकसान हो रहा है, तब उन्हें पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो ये 3 वर्क है पार्लियामेंट्री फंक्शन सिस्टम के, ये आप लोगों को नोट करके रख लेना है अपनी कॉपी में। इसके बाद है हम लोग क्यों चूज़ किए थे, ये मैंने कारण बता दिया था कि हम लोग बहुत फैमिलियर थे इससे। और क्या क्या कारण है? और 2 कारण हैं। एक है टू रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ा जा सकता है। अलग अलग मतलब कि एरिया से बिलोंग करने वाले लोगों को, जैसे अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग एरिया के लोग, अलग अलग रेस के लोगों को जोड़ा जा सकता है। और इससे डिक्टेटरशिप को भी रोका जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट जब भी बनता है तो गवर्नमेंट का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन देश का जो हेड है वो होता है हमारा प्राइम प्रेसिडेंट। इसके बारे में हम लोग आगे और अच्छे से देखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कंपोनेंट क्या क्या है हमारा पार्लियामेंट का। कंपोनेंट्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है लोकसभा। जैसा कि हम लोग पीछे देखें कि आप लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी न्यूज़ को फॉलो करते हैं, वो राज्यसभा और लोकसभा में होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है, प्रश्न उठ सकता है कि प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट का हिस्सा कैसे हो गया? प्रेसिडेंट तो एक इंसान होता है। तो यहाँ में यह वो जवाब है, वाई द प्रेसिडेंट। मैं बता दूं पहले, कोई भी लॉ जो बनता है वो पहले बिल के रूप में राज्यसभा या लोकसभा में लाया जाता है, बिल के रूप में लाया जाता है। और जब भी बिल जो है वो पास हो जाता है, पास होता है बोथ हाउसेस से, जब भी पास होता है उसके बाद वो बिल जो है साइन होने के लिए जाता है। किसका साइन के लिए? प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट जब साइन कर देता है बिल को तब वो लॉ बनता है। यानी कि पार्लियामेंट का जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें राज्यसभा लोकसभा के साथ साथ प्रेसिडेंट का भी रोल होता है। इसीलिए प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का एक मेंबर होता है। बाकी इस नोट को आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने डायरी में, जो मैंने बोला है वही है यहाँ पर। अब पार्लियामेंट का आज हम लोग पार्लियामेंट के रोज लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रेसिडेंट मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया है, जो कि ऑफलाइन क्लास में हुआ था। राज्यसभा राज्यसभा के बारे में अगर बोला जाए तो राज्यसभा जो है ये इसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट या परमानेंट हाउस या अपर हाउस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन के बारे में आर्टिकल 80 में बोला गया है। इस आर्टिकल को आप लोगों को नोट रखना है, ध्यान रखना है। इसका अदर नाम जो है, पॉपुलर नेम्स जो है उनको भी ध्यान रखने हैं, जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स या परमानेंट हाउस या अपर हाउस। ध्यान रखना, तीनों नाम को ध्यान रखना। हिंदी में स्थायी सदन, उच्च सदन, राज्यों की परिषद, ये सब बोला जाता है। हिस्टोरिकल टाइमलाइन अगर हम लोग देखें राज्यसभा से रिलेटेड, तो पहली बार इसका निर्माण जो है वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952। ये बनने के बाद इसकी पहली मीटिंग जो है वो 13 मई 1952 को हुई थी। और इसका शुरू में नाम जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट था। ओरिजिनली इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। इसका ऑफिशियल नाम जैसे हिंदी में राज्यसभा था, तो उसको भी इंग्लिश में राज्यसभा ही कर दिया गया। कब किया गया? 23 अगस्त 1954 के दिन किया गया। तो ये सब फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे हम लोग आते हैं कॉम्पोजिशन एंड सीट डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, सदस्य की संख्या एवं सीटों का आवंटन। राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 250। इस 250 में से अभी 245 मेंबर ही है। 245 मेंबर का अगर ब्रेकअप मैं करूँ तो 233 मेंबर, 233 मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को। और 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, डायरेक्टली नॉमिनेटेड होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है इनको, कौन इन्हें नामांकित करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। कहाँ से करता है? कुछ लोग, जो लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं अपने अपने फील्ड्स में, जैसे लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में, सोशल सर्विस में, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। स्टेट का रिप्रेजेंटेशन का अगर फैक्ट अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है हमारा यूपी का। 31 सीट्स है राज्यसभा में इनका। बाकी हिंदी में भी सेम है, मैं पूरा का पूरा लेक्चर को हिंदी में ही बोल रहा हूँ। आगे है टेन्योर एंड क्वालिफिकेशंस, कार्यकाल एवं योग्यताएं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना साल का होता है? तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल का कोई लिमिट नहीं है। ये परमानेंट हाउस है, इसका कार्यकाल कभी भी खत्म नहीं होता। अभी हम लोग लोकसभा जब देखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, विलय हो जाता है और उसके लिए फिर से इलेक्शन होता है। लेकिन राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जाता है। मेंबर जो बनते हैं, क्या वो भी हमेशा के लिए बनते हैं? नहीं, मेंबर्स का टर्म होता है। मेंबर्स जो है वो 6 साल के लिए मेंबर बनते हैं। तो 6 साल के लिए अगर मेंबर बनेंगे तो आपके जहन में सवाल उठेगा कि 6 साल के बाद जब मेंबर्स रिटायर हो रहे तो इलेक्शन होता होगा। हाँ, इलेक्शन होता होगा, लेकिन रिटायर सभी के सभी 6 साल में नहीं होते हैं। इसका सिस्टम बना हुआ है, रोटेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य जो है वो लोग रिटायर होते हैं हर 2 साल में। जैसे 2 साल में 1/3 रिटायर हुए, अगले 2 साल में अगला 1/3 और अगले 2 साल में अगला 1/3। इस 2 साल में जो 1/3 रिटायर होगा उसका इलेक्शन इमीडिएट हो जाएगा। कैसे इलेक्शन होगा? स्टेट के जो एमएलएज होते हैं, ये लोग चुनते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से। यही लोग चुनते हैं बेसिकली, ये लोग ही डायरेक्ट इलेक्शन करें। अगर इनके द्वारा चुना गया है, यही लोग इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ इनडायरेक्ट हम लोगों के लिए हो रहा है, इनके लिए डायरेक्ट ही हो रहा है। ये लोग इलेक्ट करते हैं, एमपीज को करते हैं, सॉरी, किसके एमपी को? राज्यसभा के एमपीज को करते हैं। कब करते हैं? एवरी 2 ईयर,
हर 2 सालों पे इनको चुनते हैं वो लोग। तो हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होते हैं और उनका स्टेट के एमएलएस के द्वारा चुनाव होता है या इलेक्शन होता है। तो ये इसका चूंकि इनका इलेक्शन स्टेट के एमएलएस करते हैं, तो इसीलिए आम लोगों को इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट क्या है? राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र की ज़रूरत होती है। अगर आप 30 साल के होंगे तो आप राज्यसभा के मेंबर बनने के लायक हो जाएंगे। लीडरशिप एंड स्पेशल पावर्स। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। कोई भी इंसान जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा यानी कि उपराष्ट्रपति बनेगा, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपने आप बन जाएगा। मतलब वो जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बना, अपने आप उसको राज्यसभा का चेयरमैन घोषित कर दिया जाएगा। कि ऑफिशियल टेबल देख लिया जाए, फर्स्ट हिस्टोरिकल फिगर और करंट फिगर देखा जाए तो अगर चेयरमैन पहला कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और आज के समय में चेयरमैन है सीपी राधाकृष्णन, जो कि हमारा उपराष्ट्रपति भी है। डिप्टी चेयरमैन कौन था? पहला एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, और अभी डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, इन्हें ध्यान रखना है आप लोग को। इसके बाद राज्यसभा का पावर क्या है? राज्यसभा के हम लोग अभी 2 पावर के बारे में जिक्र करेंगे। अदरवाइज आप लोग अगर और हायर लेवल के पढ़ाई करेंगे, एसएससी और रेलवे से ऊपर लेवल की पढ़ाई को, तो उसमें बहुत सारे पावर्स और आते हैं। बेसिकली ये 2 पावर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आर्टिकल 249 में, अनुच्छेद 249 में, और दूसरा है आर्टिकल 312 यानी कि आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 249 के तहत होता यह है कि राज्यसभा अगर चाहे तो स्टेट के सब्जेक्ट में कोई भी लॉ बना सकता है, अगर 2/3 मेजोरिटी से उस बिल को पास करे तो। राज्यसभा कैन पास ए रिजोल्यूशन बाय ए 2/3 मेजोरिटी ऑथोराइजिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन ए सब्जेक्ट लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। तो राज्यसभा अगर चाहे तो स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट अगर है तो उसमें पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर सकता है लॉ बनाने से। अभी आप लोग पूछेंगे कि सर स्टेट लिस्ट क्या होता है? तो स्टेट लिस्ट क्या होता है, आप लोगों के मन में अगर ये सवाल आएगा तो मैं उसके लिए भी यहाँ पर एक नोट बना करके लाया हूँ। नॉर्मली यहाँ पर हम लोग का 3 लिस्ट होता है, सिर्फ स्टेट लिस्ट नहीं होता है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने 3 तरह के लिस्ट बना करके रखे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के लिस्ट हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 3 तरह के लिस्ट हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर प्रोविज़न है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में आर्टिकल 246 में इसका प्रोविज़न दिया गया है कि जितने भी सब्जेक्ट है, यानी कि जितने भी चीज़ें हैं जिन पे सरकारों को काम करना है, उनका सब्जेक्ट बोला जाता है। उन सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में बांटा गया है। पहला है यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीज़ आता है? डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, करेंसी, सिटीजनशिप, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, सेंसस, रेलवेज, ये सब फॉरेन अफेयर्स, ये सब चीज़ यूनियन लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट में शुरू में 97 सब्जेक्ट्स थे, अभी वो बढ़ करके 100 सब्जेक्ट हो चुका है। अगला लिस्ट जो हमारा वो है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में शुरू में 66 सब्जेक्ट थे, अभी इसमें 61 सब्जेक्ट हो चुके हैं। चूँकि यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट बढ़े हैं तो यहाँ से सब्जेक्ट कम है। स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ों पे काम कर सकता है, यहाँ कुछ एग्जांपल मैंने दिया है। पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। आप लोग को ध्यान होगा कि आपके घर में डेंगू के लिए जो भी आता है दवा वगैरह देने के लिए, वो सैनिटेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ही करते हैं। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट, प्रिजन्स, बेटिंग एंड गैम्बलिंग,
लैंड रेवेन्यू एंड लैंड राइट्स, ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट का है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है। और कंकरेंट लिस्ट यानी कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर सकता है। शुरू में इसमें 47 सब्जेक्ट थे, अभी इसमें 52 सब्जेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन पहले स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में था, इसे 42वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में शिफ्ट कर दिया गया है, स्टेट लिस्ट से शिफ्ट करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है, ताकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों काम कर पाए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मैरिज एंड डाइवोर्स, ये सब कंकरेंट लिस्ट में है। फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड यूनियन, ये सब में स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं। और कुछ ऐसा काम है जिसमें जो इन लिस्ट में नहीं है वो सब रेसिडुअरी पावर कहलाएगा। और रेसिडुअरी पावर जो है वो आर्टिकल 248 के तहत रेसिडुअरी पावर में काम करने का एक्सक्लूसिव राइट जो है वो है पार्लियामेंट को। एक रेसिडुअरी पावर है जैसे कि साइबर लॉ, साइबर लॉ पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है और कोई नहीं। तो ये हमारा हुआ आर्टिकल 249 और उसका एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 312 में। 312 में होता क्या है कि राज्यसभा अगर चाहे तो पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर सके कि नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए। ये हुआ हमारा आर्टिकल 249। अब हम लोग आर्टिकल 312 में आते हैं। 312 में क्या बोला है? इट होल्ड्स द एक्सक्लूसिव पावर टू ऑथोराइज द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक IAS, IPS, IFS। इसमें राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो नया ऑल इंडिया सर्विस जैसे IAS, IPS, IFS है, नया सर्विस को क्रिएट कर सकता है आर्टिकल 312 में। ये भी आप लोग को याद रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगला हम लोग का आता है लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड नोमेनक्लेचर, आर्टिकल 81 में इसके बारे में दिया गया है, इसका कॉम्पोजिशन के बारे में दिया गया है। और लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें देश के लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं हम लोग। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हम लोग, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोग प्राइम मिनिस्टर को चुनता है अगर उनका पार्टी जीतता है तब। इसका पॉपुलर नाम क्या क्या है? हाउस ऑफ पीपल, टेम्पररी हाउस। ये इसको टेम्पररी हाउस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये 5 साल के लिए होता है। राज्यसभा के लिए ये परमानेंट के जैसा ये परमानेंट नहीं होता है। द हाउस ऑफ द इमोशंस, द लोअर हाउस और द मिरर ऑफ द नेशन, ये सब नाम इसका है। हिस्टोरिकल टाइमलाइन अगर देखें तो इसका गठन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहली बार इसकी बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग 13 मई 1952 को हुई थी। कॉम्पोजिशन एंड चेंजेस देख लीजिए। सदस्य संख्या एवं महत्वपूर्ण बदलाव। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसका कितना है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसका 552। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के पास में 550 है और एंग्लो इंडियन के पास में 2 सीट रिजर्व है। तो ये 2 सीट जो रिजर्व था एंग्लो इंडियन का, इसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे रिमूव कर दिया गया है 2020 में। अभी लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 550 हो चुका है, लेकिन अभी लोकसभा काम करता है 543 मेंबर्स के साथ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका टेन्योर, वोटिंग, लीडरशिप को देखा जाए तो इसका टेन्योर 5 साल का है, जैसा कि मैंने तो पीछे भी आप लोगों को बताया था। राज्यसभा परमानेंट है, उसका कोई टेन्योर नहीं होता है, लेकिन लोकसभा टेम्पररी है, ये 5 साल के लिए बनता है और फिर 5 साल के बाद डिसॉल्व होता है, फिर से इलेक्शन होता है। इसको क्या पहले 5 साल के पहले डिसॉल्व किया जा सकता है? जवाब है हाँ। कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन सिस्टम क्या है इसका? इसके इलेक्शन सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP सिस्टम। इसमें होता यह है कि कभी भी अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है तो जो भी विनिंग कैंडिडेट है, जरूरी नहीं है कि उसको विनर तभी घोषित किया जाए जब वो 50% से ज़्यादा वोट लाए।
ऐसा नहीं है। मान लीजिए 10 लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं और सभी को 15% 17% करके वोट मिलता है, तो उसमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, मान लीजिए जो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा विनर रहा है वो 24% वोट लाया, तो वही एक्चुअल विनर कहलाएगा। यहाँ 50% से ज़्यादा लाने का कोई बाध्यता नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितना है? मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 25 साल। अगर कोई 25 साल का होता है तो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। हम लोग राज्यसभा के केस में देखे थे, ये वाला एज जो है वो 30 साल था। की लीडरशिप फिगर्स देखा जाए तो पहला हिस्टोरिकली फर्स्ट कौन कौन थे? स्पीकर ऑफ लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, ये एग्जाम में आता है। डिप्टी स्पीकर पहला था श्री एम अनंत शयनम अयंगर। अब हम लोग राज्यसभा और लोकसभा में एक कंपैरिजन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल आर्टिकल 80 में लोकसभा राज्यसभा है, आर्टिकल 81 में लोकसभा है। नेचर ऑफ हाउस, राज्यसभा परमानेंट है, लोकसभा टेम्पररी है, क्योंकि ये 5 साल के लिए बनता है। मिनिमम एज लिमिट क्या है? लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। इलेक्शन का तरीका क्या है? इनडायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट है लोकसभा में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ही बनता है। लेकिन लोकसभा का स्पीकर कौन होता है? जो लोग इलेक्टेड हैं वो लोग ही चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं एक को। जो लोग एमपी है वो लोग ही चुनते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर, राज्यसभा में अभी भी 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स है, जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है आर्ट साइंस लिटरेचर से। लोकसभा में अभी एक भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, 0 हो चुका है। एंग्लो इंडियन 2 था, उसको तो 2020 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो ये रहा आपके आज के लेक्चर का पूरा समरी। इसे आप लोग पढ़िए और मैं आगे का लेक्चर नेक्स्ट डे यानी कि कल डालने वाला हूँ।